Hello everyone, welcome to Elite Trades. Today we are back again with a new video. First of all, a very happy Republic Day to all of you. Our constitution came into effect on this day in 1950. Although हम लोग फ्रीडम तो हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल गया था, बट अभी भी हम लोग ब्रिटिशर्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे थे. एंड वन डे वी डिसाइडेड कि भाई अभी और नहीं चलेगा, हमें अपने खुद के रूल्स बनाने होंगे जो हमारे लोगों के लिए रेलिवेंट हो एंड उनके फेवर में हो. तो जो भी कोई फॉरेन पार्टी थी या किंग्स थे उनके रूल्स हम लोग नहीं मानेंगे. एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे. तो कुछ वैसी सी स्टोरी मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ. ये आपका टाइटल आप देख पा रहे होगे, डू यू हैव टू बी अ टॉपर सिंस चाइल्डहुड टू सक्सीड. बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया मेरा अकेडमिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है. मैं देखता हूँ जो टॉपर लोग आते हैं सब स्ट्रांग अकेडमिक्स वाले होते हैं. या तो उनके मन में ये खुद से बात होती है या फिर कोई ना कोई उनके ऊपर ये बात थोप देता है और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई तेरा अगर अकेडमिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा. एंड हमें ये रूल्स को ब्रेक करने का नीड है सो दैट हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा सॉलिड हो पाए. इस नेगेटिविटी के माइंडसेट से हम लोग बाहर निकल पाएँ एंड अपने लिए बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट कैट के लिए दे पाएँ. तो आज का स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एक स्टूडेंट का, मेल स्टूडेंट्स का, फ्रॉम BA बैकग्राउंड. उसका 10th-12th ग्रेजुएशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है. कैट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लगे हैं एंड ही स्कोर्ड 99.82 परसेंटाइल्स. तो ये स्टोरी बहुत सारे लोगों की गेम चेंज कर सकती है अगर आप इस बात को ध्यान से सुने और समझे कि भाई जो गेम घुमाई जाती है बार बार ये बोलकर कि अगर तू थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहा ना तो आगे भी कुछ नहीं कर सकता. देखिए, कोई और पर्सन आपका स्टोरी डिसाइड नहीं करेगा. आपका स्टोरी आप खुद डिसाइड करोगे. वो आपकी हार्डवर्क, आपकी पैशन, कितना ज़्यादा आपके अंदर वो आग है, कितनी भूख है, वो डिसाइड करेगी कि आपकी स्टोरी क्या होगी. ना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड कर लेगी कि भाई तेरा जीने का वे क्या होगा या तेरा जो जर्नी है आने वाले 10 साल का, 20 साल का, वो जर्नी कैसा होगा. मैं ये बात 100% एग्री करता हूँ कि भाई जो लोग 10th-12th ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा करते हैं वो एग्जाम में अच्छा करने का पॉसिबिलिटी उनका ज़्यादा होता है. रीज़न बीइंग, भाई जो बच्चा पहले से पढ़ने वाला है ऑब्वियसली उसका चांस ज़्यादा है क्योंकि वो अभी भी पढ़ने वाले बच्चा होगा, हाई चांसेस है एंड वो एग्जाम में एस कर लेगा. बट अगर कोई बच्चा 10th-12th में उतना ज़्यादा पढ़ने की हैबिट उसको नहीं थी, आज उसके अंदर आग लगी है कि भाई मुझे करना ही है, तो क्या वो नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये तो मिथ्स जो है इनको ब्रेक करने के लिए आज का स्टोरी आपके सामने है. एक बार इसका प्रोफाइल देखिएगा. 10th 81%, 12th 73%, ग्रेजुएशन 61%, BA बैकग्राउंड है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया. हमारा उड़ान वे टू आई बैच के लिए उसने एनरोलमेंट लिया था. ये उसका EG ID है एंड ये दिन पे उसका एनरोलमेंट हुआ था. ठीक है जी. अब इस स्टूडेंट की स्टोरी के अगर बारे में बात करा जाए तो आपको कुछ अंदर की बातें बता देते हैं. ये स्टूडेंट ने अप्रैल में डिसाइड करा, अप्रैल 2025 में, कि भैया मुझे कैट का प्रिपरेशन करना है. उससे पहले कोई प्लानिंग में नहीं था कि करना है या नहीं करना, कुछ आइडिया नहीं था. अप्रैल 2025 में डिसाइड करा एंड इसने सोचा यार यूट्यूब पे एंड बाकी काफ़ी सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से प्रिपरेशन करने का ट्राई करते हैं. 1 मंथ तक उसने ऐसा किया है. अप्रैल में स्टार्ट करा, 1 मंथ का सिनेरियो ऐसा ही रहा कि रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं. कुछ हाथ पाँव मारने का ट्राई करा बट वो समझ में आ गया 1 मंथ के अंदर कि यार ये कहने और सुनने को बातें बहुत बढ़िया हैं बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अगर किसी को करना हो, ऑलरेडी जिसको पूरा डिटेल्ड आइडिया नहीं है कि MBA एग्जाम्स कैसे बिहेव करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन अगर चाहता है यार यूट्यूब से मैनेज होगा नहीं. तो ये दिन पे उसने डिसाइड करा कि भाई मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. अब जब उसने ये वाला बैच ऑप्ट किया था ना, तो ये जो उड़ान बैच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 20 के आसपास. तो अप्रॉक्सीमेटली वो 25 डेज लेट था अपनी प्रिपरेशन को लेकर. तो उसने सिंपल प्रोसेस फॉलो किया कि भैया आप क्या करना है. मेरे साथ उसका बहुत बार बात हुआ, व्हाट्सएप पे बहुत बार बात होता रहता था. तो पूछता रहता था भाई मेरा इतने दिन का बैकलॉग है, मैं क्या करूं. तो स्ट्रक्चर सिंपल था कि भाई जो क्लासेस हो रखी हैं पहले उसको कंप्लीट कर ले, थोड़ा थोड़ा फ्लो बना ले. जब तेरा थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हो जाएगा तो एडवांस वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएगा. तो वही सेम टू सेम चीज़ उसने फॉलो करा. क्योंकि स्टार्टिंग बहुत लेट हुआ था, मई के अंदर स्टार्टिंग हुआ था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने का टाइम उसने पूरा यूटिलाइजेशन किया है. 5 भी नहीं, 4.5 महीने लगभग पूरा यूटिलाइजेशन करा सिलेबस कंप्लीशन में. अपना जो भी वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने में बहुत काम किया, चाहे वो VARC हो, चाहे DLR हो, चाहे क्वांट्स हो. सितंबर तक उसने इसी पे काम करा है. मॉक्स देना उसने स्टार्ट करा अक्टूबर एंड नवंबर में, 2 महीने मॉक्स दिया एंड अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 मॉक्स ही दिए हैं, बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए हैं. अब जैसे काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है ना यार मुझे 50 मॉक देना, मुझे 60 देना है, इतने मॉक्स दिए और उतने में ही काम जो है वो बन गए. अब अगर उसके तीनों सेक्शंस के बारे में बात करें, VARC, DLR एंड क्वांट्स, तो VARC में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, डिसेंटली वो उसमें कर पा रहा था.
आरसीज में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी था नहीं, वो पिक कर लेता था कि भाई ये वाला आरसी मेरे पाले का है, मैं सॉल्व करूंगा, और एक्यूरेसी अच्छा खासा आ जाता था। मेजर प्रॉब्लम नहीं था। मेजर प्रॉब्लम डीएलआर में था। क्वांट्स में फाउंडेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, डिसेंट था बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो उसने काम कैसे करा है डीएलआर में और क्वांट्स में, हम लोग उसका इंटरव्यू जो जर्नी है वो भी शेयर करेंगे कुछ दिनों में। तो डीएलआर के लिए अगर आपने किसी ने भी मुझे फॉलो किया है यूट्यूब पे या क्लासेस में, तो आपने मुझे बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि भाई डीएलआर का मैं जब सॉल्विंग करा रहा हूँ वो आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको ये समझने में हेल्प कर देगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है डीएलआर का, कैसे किसी पजल को अप्रोच किया जाता है। बट आपका सॉल्विंग तब डेवलप होगा जब आपने खुद से क्वालिटी टाइम डिफरेंट पजल्स के साथ स्पेंड किया होगा। तो ये बात उसने अपने दिल में बिठा ली। डीएलआर में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स थी लिटरली, एंड उसने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई ये वाला पॉइंट जो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ ना कि तेरे को 1 घंटा लग रहा है ना, चाहे 2 घंटे लग रहे हैं, तो डीएलआर में टाइम इन्वेस्ट कर। सीख उस डीएलआर पजल से कि यार क्या क्या डिफरेंट वेज से, क्या क्या डिफरेंट स्टेटमेंट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। और उस बंदे ने जेन्युइनली ये बात किया है। बहुत ज़्यादा वो टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाया, थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में बिहेव कराया है। कि कई लोग होते हैं जैसे बेस ऑलरेडी अच्छा होता है तो वो टेस्ट के ऊपर बहुत फास्ट भागते हैं, उसने ऐसा नहीं करा है। उसने बहुत ज़्यादा टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे हैं, बहुत ज़्यादा मॉक्स या बहुत ज़्यादा सेक्शनल अटेम्प्ट नहीं करे हैं, डिसेंट टेस्ट दिए हैं, नंबर ऑफ टेस्ट दिए हैं। फोकस लेकिन था थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से हो जाए। जो क्लासेस के पजल्स हैं हर एक पजल को सेल्फ सॉल्विंग के थ्रू बनाया हुआ हो, टॉपिक टेस्ट जितने अटेम्प्ट करें अपने आप से बनाया गया हो। क्वांट के लिए सेम स्ट्रक्चर, भाई टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ता गया। अब जब वो स्टार्ट करा था तो ऑटोमेटिकली उसका क्वांट का पोर्शन पीछे था, तो उसने पहले वो रैप अप करा फास्टली एंड देन उसके बाद लाइव क्लासेस के साथ आगे बढ़ने लगा। एंड हनी सर के लिए वो बता रहा था अपनी इंटरव्यू में कि भैया हनी सर ने 4 to 5 टाइम्स अपना क्वांट रिवाइज करा ही दिया था, तो मुझे खुद से प्लान करने का नीड नहीं था। एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या मुझे नोट्स बनाने का नीड है। तो भैया नोट्स का सिनेरियो जो एक टॉपर ने बताया और जो हम लोग बार बार बताते हैं, उसने वही वाला सेम सिनेरियो फॉलो करा है कि नोट्स बनाने का एप्टीट्यूड के अंदर रोल नहीं होता। आपको क्लास में आना है, क्लास में आपको सॉल्विंग करना है सो दैट आपका अपना सॉल्विंग अडेप्ट हो पाए। अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ नोट्स बनाने के पीछे रह जाओगे, सिर्फ लिखते रह जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। समझना इंपॉर्टेंट है लिखने से। अगर समझ गए तो नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर सिर्फ लिखते रह जाओगे तो नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में टेस्ट देना या कुछ अलग करना नहीं किया उसने। सिंपल रखा, बहुत ज़्यादा सिंपल रखा प्रोसेस को कि भाई क्लास करना है और पूरा रिलीजियसली करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है, और करा है कंप्लीट। और आप यहाँ पर रिजल्ट देखोगे इस पर्सन का। VARC ऑल्दो उसका स्ट्रॉन्गर सेक्शन था बट उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं हो पाया, अराउंड 94.16 परसेंटाइल्स हैं। DLR मेजर पेन था उसका, मेजर पेन था DLR सेक्शन, 99.88 परसेंटाइल्स बना है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो, एफर्ट्स अपने एंड से मारने के लिए बैठे हो कि यार हाँ मैं करूँगा, मेरा एक सेक्शन वीक हो सकता है, मे बी वो VARC हो, मे बी वो DLR हो, मे बी वो क्वांट्स हो, आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। भाई साहब इसका हाईएस्ट स्कोर DLR सेक्शन में आया है। क्वांट्स की अगर बात करें 99.70 परसेंटाइल्स बना है क्वांट्स के अंदर। तो एफर्ट से सब कुछ होता है। उसका स्केल्ड स्कोर बना 104.61 एंड उसका ओवरऑल परसेंटाइल बना 99.82 परसेंटाइल्स। अब इस बच्चे को कॉल्स आएंगी टॉप 20 स्कूल्स की, कन्वर्ट करेंगे। अब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली मे बी ऐसा हो सकता है AB या C का कॉल उसको कट जाए, 1 या 2 कॉल्स कट जाए या तीनों कट जाए, पॉसिबिलिटी है। बट जब किसी का बेस वीक रहा ना, पहले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करा हुआ एंड अब आकर वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का ट्राई कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ABC पे जर्नी खत्म हो गया। भाई टॉप के 10-20 स्कूल्स में अगर वो जा पा रहा है ना, तो वो अपना करियर जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। क्योंकि जो कंपनीज आ रही हैं, स्पेसिफिक रोल्स ऑफर कर रही हैं, वो टॉप 10 कॉलेजेस में जा रही हैं। तो एक मौका मिल जाता है उस बच्चे को कि भाई मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बहुत जो मैं अचीव करना चाहता था वो मैं अचीव कर पाऊंगा, ये ऑप्शन बनता है। तो जो बाकी की दुनिया, बाहर की दुनिया आपके लिए रूल्स बना रही है ना कि यार तू नहीं कर पाएगा क्योंकि तूने पहले नहीं कभी करा है, भाई मेरे पहले नहीं करा था, आज कर सकता हूँ ना। आज मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैं करूंगा, तो मैं आज कर सकता हूँ ना। तो कौन है तू भाई मुझे रोकने वाला? जब तक आप अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग नहीं कर लोगे ना कि कौन है तू मुझे रोकने वाला, तब तक मुश्किल है आगे बढ़ना। बहुत सारे लोग आपको रोकने का ट्राई करेंगे, जानबूझकर आपको तंग करेंगे, पूछ कर तू क्या कर रहा है यार, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है। बट आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना होगा कि कहने दे भाई, कोई नहीं, जब मेरा टाइम आएगा तो ये मेरे सामने बोलने की कंडीशन में रहेंगे नहीं। जब ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा तो इस लाइफ में बहुत कुछ करने की सिचुएशन में आ जाओगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।